हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी की इस ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भारत के संविधान के भाग 3 को देखने वाले हैं। भाग 2 नागरिकता वो उतना इम्पोर्टेंट भाग नहीं है संविधान का। अगर आपको लगता है कि वो उस टॉपिक को भी सिटीजनशिप नागरिकता के वाले टॉपिक को भी अगर पूरा करना चाहिए, तब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कम से कम 30 कमेंट आएंगे तभी मैं उसको नागरिकता को आगे ले जाऊंगा। अदरवाइज़ हम ऐसे पोर्शन को कर रहे हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। 100 में से आपके 90% भाग 3 से भाग 4 और भाग 3, भाग 5 और भाग 6 से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत देखने वाले हैं हम याद रखिए, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का आता है। तो आज हम देखने वाले हैं अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। इसके बाद ही मुख्य रूप से आपका जो मौलिक अधिकार है वो शुरू होगा। तो भाग 3 बोलता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि किसी व्यक्ति को संविधान के द्वारा क्या क्या अधिकार, उनके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसका उल्लंघन ना तो कभी केंद्र सरकार कर सकती, ना तो राज्य सरकार कर सकती, और ना भी कोई भी एक व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। तो मैं आपको भाग 3 में ये भी बताया था कि भाग 1 में जब मैं आपके 22 भाग वाले पोर्शन को बता रहा था संविधान का, तब भाग 1 में बनाया गया था पूरे देश को बनाया गया था, अर्थात संघ और उसके राज्य क्षेत्र हो गए, उसमें लोग रहेंगे। तो भाग 2 हो गई नागरिकता। अब उन लोगों को क्या मिलेगा, एक अपने अधिकार मिलेंगे, एक राइट्स मिलेगा। तो भाग 3 क्या हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आज हमारा टॉपिक है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 13। केवल आज हम 2 अनुच्छेद को देखेंगे। इसको याद रखिएगा, अगर आपको मौलिक अधिकार समझना है तो मौलिक अधिकार को समझने से पहले आपको अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 को समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बार बार पढ़ते होंगे सरकार देखते होंगे आप, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने अंग है अगर आपसे पूछ दिया जाए, तो सरकार के देखा जाए तो 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के कितने अंग है, 3 अंग है। जैसे संसद के भी हैं, वो संसद है, जैसे लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ सरकार के कितने अंग है, तो सरकार के आपको इसको भी 3 अंग देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है विधायिका। सबसे पहले क्या होगा, विधायिका। उसके बाद होता है कार्यपालिका। पहला होगा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, विधायिका अर्थात ऐसे सरकार के ऐसे अंग जिसको कानून बनाने का, या जिसको याद रखिए जो संसद में या विधानसभा में कानून बनाते हैं, तो जिनको विधि निर्माण करने का या कानून बनाने का अधिकार होता है, वो क्या कहलाता है, विधायिका कहलाता है। अर्थात विधायिका क्या करती है, ये विधि बनाने का या विधि निर्माण का कार्य करती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं संसद व विधान परिषद। संसद व विधान परिषद। केवल अभी आप भाग 2 में मैं भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 और 13 में ये क्यों समझा रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो विधायिका के अंतर्गत आते हैं ऐसे अंग, सरकार के ऐसे अंग जिनको कानून बनाने का अधिकार हो। और देश में या राज्य में कानून कौन बनाएगा, देश में संसद बनाएगा, और राज्य में कौन बनाएगा, विधान परिषद बनाएगी कानून। कार्यपालिका क्या होंगे, जो ये कानून बनाए हैं विधायिका, इन कानून को, जो कानून, विधि को कानून भी कहा जाता है, याद रखिएगा, विधि निर्माण, या इसी को आप क्या बोलते हैं, विधि को कानून बोलेंगे। तो जो कानून बनाए हैं विधायिका, उस कानून को इम्प्लीमेंट करने का, लागू करने का काम कौन करती है, कार्यपालिका। समझ रहे हो। तो कार्यपालिका में भी 2 स्तर आते हैं। एक तो आता है कार्यपालिका में एक अस्थायी और दूसरा स्थायी। अस्थायी में पूरे के पूरे आपके आ जाएंगे, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री पूरे आ जाएंगे। और स्थायी में आ जाएगा आपका जैसे गवर्नमेंट कर्मचारी, कलेक्टर से लेकर चपरासी तक जो भी सरकारी कर्मचारी है, वो सब के सब किस में आ जाएंगे, कार्यपालिका के अंतर्गत। यही तो सरकार के द्वारा बनाए गए विधि या कानून को लागू करने का काम करवाते हैं। ठीक है, तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम ये है कि ये जो विधि बनाए हैं और ये जो इनका इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या ये सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करना। अर्थात विधायिका और कार्यपालिका को क्या करना, जो भी विधि बनाए हैं या जो कानून बनाए हैं उसको क्या करना, जांच करने का काम करना ही किसका है, न्यायपालिका का काम है।
समझ आ रहे हैं। तो विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए नियमों की या कानूनों की जांच करना ही क्या है, न्यायपालिका। तो आप शॉर्ट में इसका अर्थ समझ सकते हैं, इसका काम क्या हो गया, न्याय करने का काम होगा न्यायपालिका का। क्लियर है। तो विधायिका विधि निर्माण, कार्यपालिका कानून को लागू करवाने का काम करेगी और न्यायपालिका क्या करेगी, न्याय करने का काम करेगी। ठीक है। तो अब हम अनुच्छेद 12 समझने वाले हैं। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ये सब को क्यों पढ़ा गया है अभी आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 12 अगर आप पढ़ते हैं, अनुच्छेद 12 अगर आप पढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मौलिक अधिकार की जितने भी विशेषताएं हैं कि आप उसको अदालत में या कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जैसे डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो जितनी भी इसकी विशेषताएं हैं, क्या है कैसा है, ये सब हम मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इस विशेषताओं को हम डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो अभी हम इसके विशेषताओं को देख लेंगे। तो ये विशेषताएं तो आपको धीरे धीरे इसको आगे चलते चलते आपको समझ आ जाएगी कि भाग 12 हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 12 पढ़ रहे हैं, 13 पढ़ रहे हैं, 14 से पूरा के पूरा 35 तक पढ़ेंगे। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा। तो उन विशेषताओं को जब हम अलग से पढ़ेंगे तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि मौलिक अधिकार की क्या क्या विशेषताएं, अलग से आपको याद करना है। जो जो पढ़ रहे हैं वही उसकी विशेषताएं हो जाएंगी आगे चलकर। ठीक है। अदरवाइज अगर अभी मैं आपको विशेषता अभी बता दिया तब आप उस विशेषताओं को रटने की कोशिश करेंगे, समझेंगे नहीं, क्योंकि अभी तो आपको मौलिक अधिकार पता ही नहीं है क्या है। ठीक है। तो मौलिक अधिकार शॉर्ट में आप समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति को संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई अधिकार को ही क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकार, जिसको कोई भी व्यक्ति या सरकार या कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति से उसके अधिकार को नहीं छीन सकता। ठीक है। समझ आ रहा है। ये कहलाता है मौलिक अधिकार। कोई भी, जैसे छुआछूत, याद रखना, छुआछूत आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंतर था, छुआछूत का अंत करना। तो कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से भेदभाव या छुआछूत नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि संविधान में आपको बोला गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी से भेदभाव छुआछूत नहीं कर सकता। आ रहा है समझ में। ये सब चीज़ों को हम विशेषताओं को बाद में देखेंगे। हम शुरू कर रहे हैं अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आता है राज्य की परिभाषा। क्या जाएगा, राज्य की परिभाषा। ठीक। ये राज्य की परिभाषा याद रखिएगा। मैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 36 में भी राज्य की परिभाषा शामिल है। ठीक है। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, डीपीएसपी अर्थात अनुच्छेद 36, ये क्या है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। तो जो अनुच्छेद 12 में बताया गया राज्य की परिभाषा, एज इट इज अनुच्छेद 36 में भी है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा है क्या, अब आप समझिए राज्य की परिभाषा क्या है। एकदम सुंदर शब्दों में समझना। अभी मैं सरकार के कितने अंग बताया हूँ, सरकार के 3 अंग बताया। कौन कौन से, पहला होता है विधायिका, पहली क्या है विधायिका, दूसरी कौन सी है कार्यपालिका, और तीसरी कौन सी है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। अब आप बताइए विधि बनाने का और विधि को लागू करने का काम कौन करती है, ये दोनों, अर्थात यही दोनों विधि या कानून से रिलेटेड काम करती है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं। और जो व्यक्ति कानून बनाएगा या जो संस्था कानून बनाएगी वही कानून ही तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेगी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर आपके घर में, अगर आपके पिताजी या दादाजी कोई घर के लिए कानून बनाते हैं तो आपको ये लगता होगा कि ये इनके द्वारा बनाया गया कानून जो है वो मेरे को दबा, ऐसे आप सोचते होंगे कि मैं रात को अब नहीं जा सकता, रात को घूमने नहीं जा सकते, अर्थात मेरे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि घर में ये कानून बना है। तो यहाँ पर भी कानून कौन बना रहा है, विधायिका, और उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन कर रहा है, कार्यपालिका, अर्थात सरकारी कर्मचारी। या अगर आप अस्थायी रूप से कार्यपालिका देखेंगे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब आ जाएंगे। ठीक, उसको बाद में देखेंगे कार्यपालिका को। तो विधायिका और कार्यपालिका क्या करती है, विधि बनाने का और विधि को लागू करने का काम कर रही है। और जो जैसे एक एग्जाम्पल से समझिएगा, कोरोना अभी हुआ था, कोरोना के समय में आपको
वैक्सीन लगवाना, ये कानून बना था सबको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। खैर वो कंपलसरी नहीं था। मान लीजिए वैक्सीन लगवाना कंपलसरी हो जाता, ठीक है, मान लो वैक्सीन लगाना कंपलसरी, आप ऐसे समझ लीजिए वैक्सीन लगवाना क्या कंपलसरी है, क्या अभी के समय में नहीं है कंपलसरी। तो सरकार ऐसा नियम बना देती है कि आपको ये बोल दिया जाता है कि भारत के सभी नागरिक आज से वैक्सीन लगवाएंगे, और अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाए तो उनको जेल में जाना पड़ेगा। ऐसा कानून बना दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा क्या बना दिया गया, कानून बना दिया गया, और ये बोल दिया गया कि आपको वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। तो अगर ऐसा कानून बन जाए तो ये तो आपके स्वतंत्रता का हनन तो हुआ, जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है मौलिक अधिकार के द्वारा, उसका तो ये हनन हो गया। क्योंकि आपकी इच्छा आप वैक्सीन लगवाओ चाहे मत लगवाओ, समझ रहे हो। तो वैक्सीन लगवाना जैसे मौलिक अधिकार में नहीं है, वैसे ही क्यों, क्योंकि कानून बनाकर आप ये नहीं बोल सकते कि आप वैक्सीन लगवाओ, और अगर कानून बनाकर आप बोल सकते कि ये लगवाना ज़रूरी है और अगर आप नहीं लगवाएंगे तो आपको जेल में डालना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में आपके स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा, अर्थात मौलिक अधिकार का हनन होगा। तो वैसी विधि को, ऐसे कानून को क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करती है। क्लियर आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में। तो मैं न्यायपालिका क्यों छोड़ रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, राज्य के अंतर्गत ऐसी सभी संस्थाएं आ जाएंगी, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ऐसी सभी संस्था इसमें शामिल हो जाएंगी जो विधि या कानून बनाती है तथा उसे लागू करने का काम करती है। समझ रहे हो, विधि बनाती है और उसे लागू करने का काम करती है। तो बताइए पहली बात, केंद्र में तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन सा आ जाएगा, राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी बताइए। तो पहली बात, केंद्र में कौन सी हो जाएगी, केंद्र सरकार हो जाएंगी, केंद्र सरकार, या आप इसको संसद बोल सकते हैं, या आप इसको क्या बोल सकते हैं, संसद या लोकसभा व राज्यसभा, ये भी आ सकता है, यही तो है ना केंद्र सरकार। अर्थात आप इसको संसद बोल लीजिए, ठीक, या आप इसको केंद्र सरकार मत लिखिए, आप इसको संसद लिख लीजिए। दूसरा, अगर आप राज्य में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, राज्य क्या, विधान परिषद आ जाएगा, राज्य का विधान परिषद आ जाएगा, अर्थात विधानसभा और विधानमंडल ये भी आ जाएगा, ठीक। अगर आप देखेंगे, देखिए यही दोनों तो क्या करती है, नियम बनाते हैं ना, ये केंद्र के लिए नियम बनाती है संसद, और विधान परिषद जो है ये राज्य के लिए कानून बनाती है। अब इसे लागू कौन करेंगे, तो केंद्र के लिए लागू करने के लिए क्या होगा, कार्यपालिका होगा। भाई कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका भी तो होगी, तो केंद्र की भी कार्यपालिका होगी व राज्य की भी अलग अलग कार्यपालिका होगी, जो क्या करेगी, कानून को लागू करने का काम करेगी। समझ आ रहा है। तो ये आ गया राज्य के परिभाषा के अंतर्गत। उसके अलावा और क्या क्या आ सकता है, पहले केंद्र सरकार हो गया, संसद हो गया, विधान परिषद हो गया। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, ऐसी संस्था, या बोल सकते हैं, ये तो हो गए, देखिए ये राज्य की बात, केंद्र की बात है, ये राज्य की बात है। स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय मतलब जो स्थान आपके स्थानीय क्षेत्र में जो सरकार है, जैसे आप बोलते हैं ना जिला पंचायत बोलते हैं, या नगर पालिका, नगर निगम, या आप ग्रामीण स्तर पर बोलते हैं ग्राम पंचायत, ये भी तो कानून बनाते हैं अपने अपने क्षेत्र के लिए। तो इनके द्वारा भी बनाए गए कानून भी तो हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको भी किस में रखा गया है, अनुच्छेद 12 में रखा गया है, ठीक है। तो ऐसी सभी संस्था जिनको कानून बनाने का अधिकार है या उनको लागू करने का अधिकार है, उसको किस में रखा गया है, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में रखा गया है। तो स्थानीय निकाय के अंतर्गत क्या क्या जाएगा, पूरा का पूरा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ठीक है, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, और उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, ग्राम पंचायत, ये आ जाएगा पूरा। और उसके अलावा और क्या क्या आ जाएगा बताइए, नगर पालिका निगम, नगर पालिका, ठीक है, और क्या आ जाएगा, नगर पंचायत, ये भी तो कानून बनाने का काम कर रही है ना अपने अपने नगर में, अपने अपने गांव में। समझ आ रहा है। उसके अलावा स्थानीय प्राधिकारी भी आ जाएंगे,
स्थानीय प्राधिकारी कहने का मतलब, स्थानीय प्राधिकारी कहने का मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी एक व्यक्ति जिसको ऐसा व्यक्ति जिसको कानून बनाने या उसे लागू करने का अधिकार हो, या उसे लागू करने का अधिकार दिया गया हो। जैसे कोरोना के समय में मान लो किसी एक व्यक्ति को या कलेक्टर को बोल दिया जाए कि आपको ऐसी कोई यहाँ पर, देखिए हम तो लागू कानून बना दिए हैं, सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया, अब आपको लागू करवाना है, वो आप अपने हिसाब से लागू कराइए, उसको कैसे लागू करवाना है। और वो ज़बरदस्ती घर घर घुस के वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो वो लागू करवाने के लिए आपके मौलिक अधिकारों का हनन तो कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि कलेक्टर या कोई चपरासी अपने सरकार के द्वारा कोई भी चीज़ बोला गया है, विधि या कानून, उसको लागू करने के लिए ज़बरदस्ती लोगों के घर घुस के उनके मौलिक अधिकार, उनके स्वतंत्रता का, उनके समानता के अधिकार को छीनते हुए कुछ भी काम करे, ऐसा नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी संस्था जिसको कानून बनाने या उसके लागू करने का भी अधिकार हो, ये सभी के सभी किसी अंतर्गत आ जाएंगे, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अलावा सरकार से जुड़े हुए हर एक, मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके अलावा सरकार से जुड़ी हर एक संस्था, सरकार से जुड़ी हर एक संस्था जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं अनुदान मिल रहा है उस संस्था को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक कॉलेज है या एक स्कूल है, अगर पता चले उस स्कूल में 40% का अनुदान जो है वो सरकार करती है, केंद्र या राज्य सरकार जो भी कर रही है, तो ये भी संस्था या स्कूल या कॉलेज ये भी तो सरकार के अनुदान पर ही चल रहा है। अर्थात जहाँ पर सरकार का अनुदान हो रहा है वहाँ पर हो सकता है कि सरकार के वहाँ पर नियम कानून लागू हो, और ऐसे नियम कानून अगर यहाँ पर लागू होगा जो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना। तो इसीलिए ऐसी संस्था, लिख लीजिएगा आप, सरकार से जुड़े हुए ऐसी संस्था जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर सरकार का अनुदान, वहाँ पर सरकार अनुदान करती है, वो सभी के सभी किस में आ जाएंगे? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो कुल मिला के ऐसी चीज़ें जिसमें सरकार नहीं है या गवर्नमेंट व्यक्ति का या सरकार का वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं है, वही याद रखिएगा वो राज्य की परिभाषा में नहीं आएगा। और जहाँ सरकारी कर्मचारी या राज्य के किसी निकाय का या संस्था का अगर वहाँ पर हस्तक्षेप है, वो राज्य की परिभाषा में आएगा। ठीक, क्यों आएगा? क्योंकि यही व्यक्ति तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करेंगी ना, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार का हनन कर रही है कैसे? कानून बनाकर या कानून को लागू करके। ठीक, तो क्यों ऐसा किया गया है, क्या किया गया, सब समझेंगे, अभी आप इसको समझिएगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब आप देखिए राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे, आप उसको लिख लीजिएगा। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ, जैसे रेलवे भी क्या है? गवर्नमेंट का है, तो रेलवे भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा। भाई जिसमें सरकार का हस्तक्षेप है, जिसमें सरकार की जो निकाय है वो सब के सब, जितने भी महारत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, सब के सब सरकारी है, वो सब राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। ONGC आ जाएगा, सेल आ जाएगा, भेल आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगा। इवन सरकारी कॉलेजेस और सरकारी स्कूल ये भी राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजेस जिसमें भी सरकार के अंशदान हो, वो सब के सब उसमें आ जाएंगे। क्लियर? अब आपको समझना है कि ऐसी संस्था या ऐसा निकाय जो राज्य के परिभाषा में शामिल नहीं है, वो कौन कौन से हो जाएंगे बताइए। सबसे पहले मैं आपको बताया था विधायिका और कार्यपालिका राज्य में शामिल होंगे। इसमें याद रखिएगा न्यायपालिका राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों, ये भी तो समझना है। तो देखिए, कानून बनाने का काम विधायिका, उसको लागू करवाने का काम कार्यपालिका, और वो सही है या नहीं इसकी जांच करने का काम करती है न्यायपालिका। अभी बताए हैं ये क्या करती है? जांच करने का काम न्यायपालिका करती है। ये कानून बनाया और ये इसको लागू कराया। अब ये कानून बनाया, ये इसको लागू कराया, तो
मान लीजिए मैं अभी एक एग्जांपल दिया हूँ कोरोना का, वैक्सीन लगवाना है लेकिन सबको ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लो ज़बरदस्ती ही सबको ऐसा कानून बना दे और बोल दिया जाए कि आपको वैक्सीन लगवाना है, ये कंपलसरी है, और ज़बरदस्ती आपके मौलिक अधिकार का हनन करते हुए आपको वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी संस्था होगी जिसके पास आप अपनी बातों को लेकर पहुंच सकते हैं, आप न्याय मांग सकते हैं? तो न्याय मांगने के लिए केवल और केवल एक ही तो सरकार के अंग है, और वो है न्यायपालिका। इसी से तो आप न्याय मांगने जाएंगे। और अगर मान लीजिए इनको ही कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता, इनको ही विधि या कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता, तो अगर मान लीजिए न्यायपालिका ऐसे कानून बना देती कि जो हमारे ही मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तब हम किसके पास जाते? इससे बड़ा और अंग तो है नहीं। न्यायपालिका सबसे बड़ा देखा जाए तो राष्ट्रपति है, लेकिन इससे बड़ा तो कोई और अंग है नहीं। तो विधायिका अगर कोई कानून बनाए, कार्यपालिका उसे लागू करे, और अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो तो हम न्याय मांगने के लिए न्यायपालिका के पास ही जाएंगे, कोर्ट के पास ही जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। लेकिन अगर इनको ही कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता, तब किसके पास जाते? इसीलिए न्यायपालिका को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। तो किसको नहीं किया गया है? न्यायपालिका के द्वारा दिया गया या न्यायपालिका के द्वारा दिए गए न्याय को, न्यायपालिका के द्वारा दिए गए न्याय को, ठीक। दूसरा, क्या न्यायपालिका का प्रशासन इसके अंतर्गत आएगा? क्या न्यायपालिका का प्रशासन क्या इसमें आएगा? क्या नहीं। अब यहाँ पर समझना है, नोट करके लिख लीजिएगा, सेकंड पॉइंट नहीं है ये, नोट करके लिख लीजिएगा। न्यायपालिका का प्रशासन ये राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। क्यों? मान लो न्यायपालिका में हाई कोर्ट में कोई भर्ती निकली है, ठीक है, और हाई कोर्ट में भर्ती निकली है, 10 पोस्ट है, मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर या क्लर्क का, किसी भी चीज़ का, और वहाँ पर प्रशासन हो रहा है ना, वहाँ पर देखिए न्यायपालिका का प्रशासन मतलब वहाँ पर भर्ती लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर किसी ज़बरदस्ती में 10 में से 10 के किसी ऐसे व्यक्ति को भर दिया गया, अपने ही व्यक्ति को भर दिया जाए, या किसी पूरे के पूरे ओबीसी को, एसटी को, एससी को या जनरल को ही भर दिया जाए, तो किसी दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या आप ये बोलेंगे क्या कि नहीं, न्यायपालिका को तो हम राज्य की परिभाषा में नहीं रखते हैं, तब हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। न्यायपालिका के प्रशासन को अगर गलत तरीके से यहाँ पर प्रशासन हो रहा है, न्याय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पर प्रशासन गलत तरीके से हो रहा है, तब उसको कोर्ट में आप चुनौती दे सकते हैं। हाई कोर्ट में गलत तरीके से अगर किसी को भर्ती किया गया है, तब आप उस हाई कोर्ट में या किसी और न्यायालय में आप उसको चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रशासन गलत हुआ है, न्याय गलत नहीं हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते। सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के दिए गए किसी भी न्याय को या निर्णय को आप गलत नहीं ठहरा सकते, ठीक है, लेकिन प्रशासन को आप ठहरा सकते हो, इसीलिए आप उसको जाकर कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। क्लियर है? ये चीज़ें याद रखनी है। न्यायपालिका के द्वारा दिए गए न्याय को तो आप राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन राज्य न्यायपालिका के प्रशासन को करेंगे। ये तो हो गया पहला। दूसरा, अगर पूछ दे केवल अगर न्यायपालिका आ जाए, केवल न्यायपालिका आ जाए, तो न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। केवल न्यायपालिका दे दे तो, ये सब नहीं दे तो केवल न्यायपालिका, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट है बीसीसीआई, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ठीक। याद रखिएगा, बीसीसीआई, ये बार बार मुद्दा उठते रहता है कि क्या बीसीसीआई को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया जाए या नहीं। क्यों? क्योंकि बीसीसीआई एक ऐसी प्राइवेट संस्था है जो पूरे के पूरे भारत के क्रिकेट को संभालती है, और एक ऐसी संस्था जो भारत के इतने बड़े क्रिकेट बोर्ड को संभालती है, तो क्या वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती क्या जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती हो? कर सकते हैं, ऐसी कोई भी कानून तो बना सकते हैं ना। तो भी से बीसीसीआई को राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। ये कई सालों से विवाद का विषय है कि इसको क्यों नहीं किया गया है राज्य की परिभाषा में शामिल, ठीक। ये बार बार उठते आ रहा है, लेकिन इस चीज़ को अभी हटा दीजिए। वर्तमान की स्थिति में बीसीसीआई जो है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं है। तीसरा, एनसीईआरटी की जो आप बुक पढ़ते हैं वो राज्य की परिभाषा में नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक नहीं आती राज्य की परिभाषा के अंतर्गत। सॉरी, ये तीसरा हो गया था, चौथा है ना। पांचवा आप देखेंगे,
तो पांचवा याद रखना है आपको, जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, ये कोई भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला देखेंगे तो आपको हो जाएगा प्राइवेट बैंक। जितने भी प्राइवेट बैंक हैं, तो जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं वो सभी के सभी राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं होंगे, बस आपको इतना याद रखना है। क्लियर है ये? ठीक है, तो ये तो रहा अनुच्छेद 12। इसको आपको अच्छे से रखना है, याद रखना है कि राज्य की परिभाषा में आपको भेज दूंगा। अभी 3 से 4 सालों में पीएससी ने कम से कम इसको इधर उधर एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा है कि अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, और एक ही विकल्प आपको मिलेगा, सब मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा न्यायपालिका। तो याद रखना है कि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अनुच्छेद 13। आप एक शब्द सुनते होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। बार बार आप एक शब्द सुनते होंगे, न्यायिक पुनरावलोकन। तो न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ आखिर है क्या, आज हम समझते हैं उसको। देखिए अनुच्छेद 13, उससे समझने से पहले आप एक शब्द को समझिए। न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, ये मेंस का पेपर है 2017 मेंस जब मैं इसको दिलाया था उस समय ये न्यायिक पुनरावलोकन 8 नंबर का आया था। ठीक है, उस समय न्यायिक पुनरावलोकन 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, न्यायिक पुनरावलोकन को समझाइए। ठीक है, तो आज हम देखते हैं न्यायिक पुनरावलोकन है क्या। देखिए न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब एकदम साफ मतलब है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब न्यायालय जांच करेगी उसकी। कैसे? तो न्यायिक पुनरावलोकन 2 प्रकार से है। एक तो दिया गया है अनुच्छेद 13 में, और एक तो दिया गया है अनुच्छेद 137 में। सुप्रीम कोर्ट जब हम पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। अनुच्छेद 113 और 137 में दिया गया है न्यायिक पुनरावलोकन, और ये न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से लिया गया है। अब अनुच्छेद 13 में के अंतर्गत शामिल न्यायिक पुनरावलोकन में क्या है, देखिए इसके अंतर्गत विधायिका क्या करती है, विधि बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो विधायिका तथा कार्यपालिका ऐसा कानून, ठीक, किसके द्वारा, इसमें यहां पर लिख देता हूं, विधायिका द्वारा बनाया गया ऐसा कानून, ठीक है, जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करती है, वैसा कानून क्या हो जाएगा, शून्य मतलब रद्द हो जाएगा या असंगत हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, विधायिका द्वारा, ठीक, या फिर आप इसको ऐसा लिख लो, विधायिका द्वारा बनाया गया तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया ऐसा कानून। अब इसको लिख लीजिएगा, विधायिका द्वारा बनाया गया तथा कार्यपालिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाया गया तथा कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया ऐसा कानून जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करती है, वैसे कानून को कौन, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा कौन, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकती है, उसको असंगत या फिर शून्य घोषित कर सकती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मान लो सरकार आज के समय में कोई ऐसा कानून बना देती है जो, जैसे मैं बोलूँ कि आज को सरकार ऐसे बना दी, ऐसे कोई कानून बना देती हैं कि जैसे वर्तमान में देखेंगे तो सभी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति से, किसी को भी किसी से शादी करने का अधिकार है। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना दे कि ये व्यक्ति इस कास्ट से या इससे शादी नहीं कर सकता,
तो वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हुआ। समझ रहे हो, कानून बनाया गया है तो ऐसा कानून सरकार नहीं बना सकती। तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ऐसे कानून को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर देगी, रद्द कर देगी। लेकिन अनुच्छेद 137 क्या बोलता है ये भी समझिए, दोनों न्यायिक पुनरावलोकन है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर अपना कोई फैसला सुनाया है, हो सकता है ना भाई, मैं आज कुछ फैसला सुनाया हूँ और 2 साल बाद मेरे को अपने ही फैसले को बदलने के लिए कुछ और नया एक फैसला सुनाना पड़े। तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय को या जो भी निर्णय है उसको फिर से क्या करती है, वो फिर से उस फैसले के लिए एक नया फैसला सुनाती है। उसी को क्या कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन। समझ रहे होगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, या फिर आप इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हैं, एक हिसाब से देखेंगे तो, कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा लिए गए निर्णय की जांच या समीक्षा कर सकता है। ठीक है, इसको आप क्या बोल सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय की जांच या समीक्षा कर सकता है। ठीक है, मतलब एक बार अगर वो कोई आदेश दे दिया है तो दूसरे बार भी वो उसी आदेश को बदल सकता है। लेकिन पुराने में, इसको बाद में पढ़ेंगे तो भी समझ लो, पुराने में मान लो कोई फैसला सुनाए थे तो 9 लोग थे। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में, हाई कोर्ट में सुनाएंगे तो हमेशा वो याद रखिएगा वो विषम संख्या में होंगे वहाँ पे जज। तो मान लो 9 लोग थे, तो अगले बार उसी फैसले को बदलना है तो इस बार 9 से ज़्यादा वहाँ पर पैनल बैठना पड़ेगा, मतलब 9 से अधिक लोगों के वहाँ पर पैनल होना पड़ेगा। तो 11 हो सकते हैं, 13 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। ठीक है, केशवानंद भारती में 13 लोग थे एक साथ, बाद में उसको देखेंगे। इतना समझ आया होगा। तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 दोनों न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में बात करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 में। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन को, अर्थात इसको संविधान में स्पष्ट रूप से इसे परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान में स्पष्ट रूप से, याद रखिएगा, परिभाषित, या बोल सकते हैं न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित या उल्लेखित ही नहीं किया गया है, तो परिभाषित कहाँ किया जाएगा। क्लियर हो रहा है इस चीज़ों को। देखिए, एक एक पॉइंट संविधान में आज के समय में इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है संविधान में। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आने वाले, याद रखना, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनरावलोकन, तो न्यायिक पुनरावलोकन को संविधान में कहीं भी उल्लेखित या परिभाषित नहीं किया गया है। और ये लिया गया है कहाँ, यूएसए से, अमेरिका से। तो अनुच्छेद 13 में क्या आ रहा है, न्यायपालिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाया गया, विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून और कार्यपालिका के द्वारा लागू किया गया कानून, ऐसा कानून जो हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है, उसको कोर्ट क्या कर सकती है, न्यायपालिका शून्य या असंगत घोषित कर सकती है। और इसी अनुच्छेद 13 को हम समझने वाले हैं अभी। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। तो अनुच्छेद 13 अगर आप देखेंगे तो एकदम सुंदर और शब्दों में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 13 बस यही है कि विधायिका व कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका क्या कर सकती है, असंगत या शून्य घोषित कर सकती है। इतना आप समझ लो। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखिए कैसे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा अनुच्छेद 13(1). अनुच्छेद 13(1) कुछ नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है, तो भी इसे समझ लो। जैसे हमारा संविधान, देखिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग अच्छे से उसको लिख लीजिएगा। संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950। तो अगर जैसे कोई भी विधि, देखिए मैं एक एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ। जैसे
ऐसा कोई कानून बनाया गया है 26 जनवरी 1950 से पहले। मान लो 1945 में कोई ऐसा कानून बना दिया गया जो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रही होगी। अभी के समय में अगर आप देखते हैं कि 1945 में जो कानून बन रहा था वो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रही थी। अब 1950 में संविधान लागू हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ, तो आपको संविधान लागू हुआ तो आपको पता चला कि अभी के संविधान में जब लागू हुआ है तो इसमें ये लिखा गया है कि छुआछूत नहीं करना है। अभी के संविधान में मौलिक अधिकार में ये बोला गया है, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17, कि किसी भी व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते। लेकिन ये लिखा गया 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ। लेकिन 1945 में कोई मान लो ऐसे कानून बन जाता, ऐसे कोई कानून रहा होगा, मान लो बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जिसमें ये लिखा गया हो कि आपसे छुआछूत करना है। एक एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो इस स्थिति में याद रखिएगा, आप इस स्थिति में कोर्ट नहीं जा सकते कि विधि बनने से पहले अर्थात संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून था उस कानून को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि 1945 में ये व्यक्ति मेरे साथ छुआछूत किया था या अस्पृश्यता किया, मतलब मेरे साथ भेदभाव छुआछूत किया था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो 26 जनवरी क्या लिखोगे आप इसमें, 26 जनवरी 1950 से पहले अर्थात संविधान लागू होने से पहले बनाए गए सभी कानून क्या होंगे, असंगत होंगे, अर्थात वो अब लागू ही नहीं होंगे। सब के सब क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी ही ख़त्म हो जाएंगे। जितने भी कानून बनाए गए हैं 1950 से पहले वो ऑलरेडी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो चाहे वो आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो या नहीं करती हो। करती होगी तो भी से आप नहीं जा सकते थे 1950 के बाद, और नहीं करती होगी तो भी से, ठीक है। मैं अभी आपको एग्जाम्पल से बताया हूँ। कुछ भी हो आप उसके तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़त्म कर दिया गया है अब, ठीक है। क्योंकि वो जो बनाया गया था नियम वो अंग्रेजों के द्वारा था, अब जो बनाया गया है वो हमारे भारतीयों के द्वारा बनाया गया, ठीक। तो ये तो रहा अनुच्छेद 13(1). अब आता है अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) के तहत 26 जनवरी जस्ट इसके बाद 1950 के बाद बनाए गए सभी कानून क्या होंगे, संगत होंगे। मतलब दो चीजें हो गई, एक तो बोल दिया गया मान लो 1950 से पहले जितने भी कानून हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। उसके बाद बोल दिया गया 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी कानून हैं वो लागू होंगे। जो हमारे संविधान में बोला गया है वो स्वाभाविक सी बात है वो लागू होगा। तो अनुच्छेद 13(1) 13(2) बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें कुछ देखने की बात है नहीं। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि सभी इस कानून को और क्या बोलते हैं अपन, ये कानून को और क्या बोलोगे आप, इस कानून को, इसी को आप बोलेंगे विधि भी बोल सकते हैं, या और इस कानून को विधि भी तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। और इसको तो अनुच्छेद 13 में बार बार हम बात कर रहे हैं, 13(1) और 13(2) में पढ़े हैं कि 26 जनवरी 1900 पहले या बाद में जो भी कानून है असंगत होंगे, संगत होंगे, जो भी पढ़े हैं। तो अनुच्छेद 13 में ये बोला गया है कि विधि की परिभाषा है क्या, वो कानून जो बना रहे हैं तो विधि की परिभाषा क्या है ये बताया गया है, विधि के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 13(3) में ये बोला गया है कि विधि क्या क्या है। तो पहला क्या क्या होंगे विधि, कौन कौन विधि बना सकता है बताइए। पहला अभी पढ़े थे केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार अर्थात विधानसभा, ये आप लिखेंगे विधानमंडल, लोकसभा और राज्यसभा। और क्या लिख सकते हैं, स्थानीय निकाय, ये भी आ जाएगा स्थानीय निकाय। चौथा क्या आ जाएगा आप देखेंगे तो चौथा स्थानीय प्राधिकारी, जितने भी प्राधिकारी हैं वो। पांचवा आ जाएगा जितने भी आप रूढ़ी देखते हैं, जितने भी रूढ़ी प्रथा आप देख रहे हैं, रूढ़ी प्रथा जो आप देख रहे हैं, जितने भी आप देखते हैं पुराने प्रथा, पुराने ऐसे सामाजिक प्रथा, रूढ़ी प्रथा जो चलती आ रही है, ठीक है, वो भी क्या होंगे, पूरे के पूरे विधि के अंतर्गत आएंगे। तो ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। सब इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 13(4). अब ये इम्पॉर्टेंट है, आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये लाइन इम्पॉर्टेंट है। देखो दो चीज़ें हैं,
आर्टिकल 31A आप पढ़ते थे, आर्टिकल 31 पढ़ते थे, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आप पढ़ते थे संपत्ति का अधिकार, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। संपत्ति का अधिकार आप पढ़ते थे किसके अंतर्गत? आर्टिकल 31। और ये जब संविधान लागू हुआ, लागू होने के समय, संविधान लागू होने के समय ये आपका क्या था? मौलिक अधिकार था। ये आपका क्या था? मौलिक अधिकार था। ठीक है, कि आपकी संपत्ति को कोई भी आपसे नहीं छीन सकता, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। तो समस्या ये थी कि मान लो अगर सरकार को विकास का कार्य करना है, जैसे मान लीजिए रोड बनवाना है, चौड़ीकरण करना है, तो आपके घर को तोड़ना पड़ेगा जो रोड में आ रहा है वो भी तो संपत्ति के अधिकार के तहत आप डायरेक्ट कहाँ चले जाते? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाते और बोल देते ये मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है क्योंकि मेरे संपत्ति को छीना जा रहा है। तो ऐसे में तो फिर समस्या थी। ठीक है, और सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती। अभी देखिए, सरकार या कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करती हो। तो ऐसा कोई कानून बना देती सरकार और बोल देती कि आपके संपत्ति को छीन रहे हैं, तब आप तो चले जाते। तो याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कानून बनाकर, कानून या इसी को आप क्या बोलेंगे? विधि बनाकर किसी के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता, नहीं छीना या कम किया जा सकता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसा कानून आप बना ही नहीं सकते जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन करती हो। तब फिर क्यों रोड बनाया जाता है लोगों के घर को तोड़कर? तो यहां पर यह बोला गया कि आप कानून तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप क्या बोल रहे? कानून तो नहीं बनाएंगे, लेकिन आप उसमें क्या कर सकते हो? संविधान में आप क्या कर सकते हो? संविधान में संशोधन करके, संशोधन कर, संविधान में संशोधन कर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को कम कर सकते हो या तो पूरी तरीके से शून्य कर सकते हो या पूरा खत्म कर सकते हो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं मतलब ये बोला गया, देखो संविधान में संशोधन, जब संविधान बना तो कुछ भी चीज़ें नियम कानून बनती है तो उसको समय के साथ साथ सुधारना पड़ता है। तो 1950 में जो कानून बना था उसको समय के साथ सुधारना भी तो पड़ेगा। तो अगर संविधान में संशोधन की अगर बात कही गई है, मतलब संविधान में कुछ चीज़ बना होगा उसको हम आगे सुधारेंगे। और अगर संविधान में संशोधन वाली बात ही नहीं रखी जाती तो जो 1950 में बना था वो आज तक वैसे ही रहता। तो इसमें ये बोला गया, अनुच्छेद 13(4) में ये बोला गया कि कानून बनाकर सरकार किसी भी व्यक्ति का कानून बनाकर उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकती, लेकिन संविधान में संशोधन करके उसके मौलिक अधिकार को कम कर सकती है, छीन सकती है। इसीलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 किया गया और लोगों के मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को छीन लिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया और इसको रख दिया गया आर्टिकल 300A में रख दिया गया। समझ रहे हो? आर्टिकल 300A कैपिटल A इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसको संशोधन करके रखा गया, मैं बता चुका हूँ पुरानी क्लास में। इसीलिए अब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब चूंकि आपका मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए आप अपने घर के लिए, अगर घर तोड़ा जाता है तब आप उसको कानूनन लड़ाई के तहत, कानूनन प्रक्रिया के तहत आप तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सॉरी हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकार के तहत आप नहीं जा सकते कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, तो आप आर्टिकल 13(4) में यही लिख लीजिएगा कि सरकार, या बोल सकते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कानून या विधि बनाकर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता या कम नहीं कर सकता। लेकिन कानून कैसे बनेगा भाई? विधानसभा में या लोकसभा में, राज्यसभा में, आपके यहाँ राज्य में या केंद्र में जो जो संस्थाएं हैं वहाँ पर एक बिल पास होगा, विधेयक पास होगा, विधेयक पास होने के बाद वो कानून बनेगा। ठीक है, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के साइन से। तो वैसे उस प्रकार से आप किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकते। छीनना ही है तो देखिए, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से, पकड़ाना तो है ही। वैसे ही यहाँ पर भी है, मौलिक अधिकार को छीनना है तो छीन लो,
कानून बना के मत छीनो, संविधान में संशोधन करके छीन लो। ठीक है, जैसे इसको छीन लिया गया, संविधान में संशोधन करके आज इसको छीन लिया गया। समझ रहे हो? तो ये तो रहा आर्टिकल 13(4). आर्टिकल 13(4) वही है, उसको अच्छे से लिख लीजिएगा। अब आता है, आप मौलिक अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति संविधान में संशोधन करके किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को छीन सकते हो। तो अगर मान लीजिए सरकार मौलिक अधिकार के तहत कम करने के लिए या उसको छीनने के लिए संविधान में संशोधन नहीं करती, डायरेक्ट कानून बना देती है। ठीक है, तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सरकार या कुछ भी चीज़ें ऐसी संस्था, ऐसे लिख लो, या फिर अगर कोई विधि मौलिक अधिकार का हनन करे तो न्यायपालिका क्या करेगी? पुनरावलोकन करेगी। न्यायपालिका 3 तरीके से क्या कर सकती है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, याद रखिएगा, इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, मैं बस लिख दिया हूँ यहाँ पर। 3 तरीके से क्या कर सकती है? पुनरावलोकन कर सकती है। और वो 3 तरीके कौन कौन से हैं समझते जाइए। वो 3 तरीके कौन कौन से हैं? एकदम आसान है। ठीक, पहला होता है आच्छादन का सिद्धांत। ठीक है, पहला क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। ठीक है, दूसरा आप देखते हैं, दूसरा है पृथक्करण का सिद्धांत। दूसरा क्या है? पृथक्करण का सिद्धांत। इसको तीसरा आप देखते हैं, तीसरा देखते हैं अधित्याग का सिद्धांत। एक एक करके इसको समझते हैं। पहले मैं नाम बस लिख देता हूं, अधित्याग का सिद्धांत। ठीक, केवल अभी आप नाम लिखिए, उसको पूरा देखेंगे। पहला क्या है? आच्छादन का सिद्धांत। बहुत अच्छे से समझिए, आच्छादन के सिद्धांत को ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं। कैसे? देखिए, जैसे एक बार मान लो सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, जो भी, तो एक बार ग्रहण लगने के बाद पूरा का पूरा वो हिस्सा आच्छादित हो जाता है सूर्य, और फिर से ग्रहण लग जाने के बाद क्या दोबारा ग्रहण नहीं आता? क्या आ जाता है ना? समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार सूर्य ग्रहण लगा तो क्या दोबारा नहीं आएगा? क्या आएगा? तीसरा बार भी आएगा, चौथा बार भी आएगा। मतलब भले वो साल भर में आए, लेकिन आएगा तो जरूर ना। तो ग्रहण मतलब जो बार बार आच्छादित होगा, एक के ऊपर एक बार आएगा, इसको आप क्या बोलते हैं? आच्छादन बोलते हैं, ग्रहण। अब इससे आप कैसे लिंक करना है देखिए। मान लो कोई ऐसा विधि बनाया गया, ठीक, और इस विधि में मान लो 10 पॉइंट लिखे गए। कोई ऐसा कानून बनाया गया है और उस कानून में 10 पॉइंट लिखे गए हैं कि भाई एक कानून एक है, कानून कितने हैं? एक है, लेकिन उस कानून में, एक कानून में 10 पॉइंट लिखा गया है, और उस 10 पॉइंट में हो सकता है कि 7 पॉइंट जो है वो क्या हो? सही, वैध हो। वैध हो मतलब वैलिड हो, कि हाँ भाई ये बातें सही हैं। और 7 पॉइंट, बचे हुए जो 3 पॉइंट है वो क्या हो? अवैध हो। अवैध कहने का मतलब ऐसा कानून, ऐसे 3 पॉइंट जिसको पढ़ने से या जिसको देखने से ऐसा लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन करेगी, और 7 पॉइंट ऐसा है वैध पॉइंट जिसको पढ़ने से लगता है कि आपके मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रही है। ठीक, तो ये 10 में से 7 पॉइंट क्या हो रहे हैं? वैध, और 3 पॉइंट क्या है? अवैध। तब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाएगा कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया है जिसमें से 10 पॉइंट में 7 जो है वैध है और 3 अवैध है। ठीक, तब सरकार क्या करती है? तब ये जो न्यायपालिका क्या करती है? इनको बोलती है कि आप इन 10 में से 7 पॉइंट को क्या कर दीजिए? लागू कर दीजिए। 7 पॉइंट को क्या कर दीजिए? लागू कर दीजिए, और 3 पॉइंट को आप क्या करिए? लागू मत करो। 3 पॉइंट को क्या बोल दिया जाता है? कि लागू ही मत करो, क्योंकि वो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन हमको इसको लागू तो करना है, क्योंकि हम जो 7 पॉइंट में 3 पॉइंट के बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा है।
तो इस 3 पॉइंट को और 7 पॉइंट को लाया क्यों गया है? कानून बनाकर लाया गया है, और ये कानून आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। तो मैं अभी आपको बताया, ऐसा कानून जो आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है उसको लागू करना है, तो आप कैसे करोगे? संविधान में संशोधन कर दो। तो बाकी बचे हुए 3 पॉइंट के लिए क्या कर दिया जाता है? बचे हुए कानूनों के लिए या बचे हुए पॉइंट के लिए संविधान में संशोधन कर उसे लागू कर देते हैं। संविधान में संशोधन कर उसे क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। समझ आ रहा है? तो वही चीज़ हो गई। देखो, अब ये लागू नहीं था, जैसे मान लीजिए 10 में से 7 पॉइंट लागू हो गया, बेचारा ये यहाँ पर 7 पॉइंट लगा हुआ है पहले से, अब इसमें 3 पॉइंट लागू नहीं हुआ, तो अब हमको क्या करना है? संविधान में संशोधन करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, और बाकी के 3 पॉइंट को भी लाकर क्या कर देना है? इसमें जोड़ देना है, आच्छादित कर देना है। तो यही तो हुआ, आच्छादन ग्रहण लगा ना, इसी को लिए इसको कहा जाता है आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। क्लियर है? ग्रहण का सिद्धांत समझ आ रहा है? ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड देखते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण के सिद्धांत इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सोरेबिलिटी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सोरेबिलिटी बोलते हैं पृथक्करण का सिद्धांत। सेम इसी तर्ज पर ये भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सेम समझिए इसी के एग्जाम्पल से, मान लो कानून है, एक कानून बनाया गया है या एक विधि बनाई गई है, एक विधि या फिर एक कानून बनाया गया है, और उसमें भी कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट है। अब इस 10 पॉइंट में 7 पॉइंट क्या है? वैध है, और 3 पॉइंट क्या है? अवैध है। सेम वैसे ही बोला गया है। लेकिन अब वही बात हुआ, 7 पॉइंट और 3 पॉइंट ये आया, लेकिन यहाँ पर यह कहा गया कि इन 3 पॉइंट के बगैर इन सात पॉइंट को लागू ही नहीं किया जा सकता। मतलब अगर ये बोल दिया जाए कि 10 में से 7 पॉइंट तो सही है, लेकिन 3 जो है वो गलत है, अवैध है, ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। लेकिन अब इसमें क्या करते थे? 7 में से 3 को लागू कर, 10 में से 7 को लागू कर दो, 3 को बाद में संविधान में संशोधन करके करते रहना। क्यों? क्योंकि इसके लिए, इसको लागू करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब 7 को लागू करने के लिए 3 वो ऐसे पॉइंट है जिसमें इसके बगैर आप 7 को लागू नहीं कर सकते, इसके बगैर इसका अस्तित्व ही नहीं है। तो इस स्थिति में क्या किया जाता है? पूरे कानून को ही, पूरे के पूरे कानून को ही अवैध घोषित कर दिया जाता है। समझ रहे हो? पूरा का पूरा कानून ही अवैध घोषित हो जाएगा। तो अब इसको आप पूरा का पूरा वैध बनाना है, 10 पॉइंट को तो कैसे करोगे? कर दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं अभी बताया, कान चाहे ऐसे पकड़ो वैसे करना, आपको पकड़ना है ही, तो सेम है, लागू करना है तो करो, चाहे विधि बना के, विधि अगर गलत रहा तो आप संविधान में संशोधन कर दो। ठीक है, तो ये तो रहा पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक कर दो अर्थात पूरे के पूरे हटा ही दो उसको। दोनों का अर्थ समझ आ रहा होगा आपको। तीसरा होता है अधित्याग का सिद्धांत। ये भी बहुत ईजी है। अधि मतलब होता है खुद, त्याग मतलब खुद से त्यागा हो, यही हो रहा है ना, खुद से त्यागा हुआ। तो आप देखते हैं इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवियर, इसका मतलब है अधि का अर्थ होता है खुद और त्याग का मतलब त्यागी होगा, तो खुद से त्यागने का सिद्धांत। अब क्या चीज़ को खुद से त्यागने का सिद्धांत? फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को। तो क्या भारत में कोई व्यक्ति अपने से अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकता है क्या? ऐसा है क्या? नहीं। जैसे बार बार मैं वही चीज़ बोलता हूँ, अस्पृश्यता का अंत जो मैं आपको बताता हूँ। क्या आप ये बोल सकते हो क्या कि आर्टिकल 17 के तहत ये लिखा गया है कि आपसे कोई भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप ये बोलोगे क्या जाकर, नहीं मेरे से आओ भेदभाव करो, छुआछूत करो, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार आपका व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, आपका पूरा सामाजिक तौर पर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसा कुछ चीज़ बोलते हैं तो आपको देख देख कर पूरा समाज भी सीखेगा, तो आपकी कही गई और आपकी की गई हर एक हरकत से समाज आपसे कुछ ना कुछ सीखता है।
तो अगर आप ऐसी चीज़ें बोलेंगे और बोल देंगे कि मैं आज से अपने मौलिक अधिकार को त्यागता हूँ या त्यागती हूँ और आइए मेरे से छुआछूत कीजिए, तो इसका प्रभाव समाज पर भी पड़ेगा। और ऐसी समाज अभी आप जानते हैं कैसी स्थिति में है। तो इसीलिए कभी भी आप अपने से खुद से भारत में कोई भी व्यक्ति स्वयं से अपने मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता, मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरकार छीन सकती है, संविधान में संशोधन करके संविधान आपसे सरकार छीन सकती है, लेकिन आप स्वयं से कभी भी नहीं कर सकते अधित्याग का सिद्धांत के अंतर्गत। क्लियर है? याद रखिएगा, अमेरिका में, यूएसए में आप अपने मौलिक अधिकार को त्याग सकते हो। यूएसए में आप कर सकते हो कि आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकार हो गया बहुत, हम अपने मौलिक अधिकार को रहकर जी लिए, आज हम अपने मौलिक अधिकार को त्यागते हैं, तो त्याग सकते हो। लेकिन भारत में आप कभी भी अपने मौलिक अधिकार को त्याग नहीं सकते, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपका खुद का नहीं, एक समाज के ऊपर प्रभाव डालता है। समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 देखिए, डिटेल में था ये वीडियो पूरा। आज अनुच्छेद 12 के अंतर्गत देख लिए हैं, राज्य की परिभाषा शामिल है, और राज्य की परिभाषा में न्यायपालिका को क्यों नहीं रखा गया ये भी समझ लिए। न्यायपालिका को ही रख दिया जाता तो आपके लिए न्याय कौन करता, अगर उसी को ही कानून बनाने का अधिकार दे दिया जाता तो जो कानून बनाए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कर रहे हैं आर्टिकल 13 में। तो न्यायिक पुनरावलोकन कैसे करोगे? कुछ ही इस प्रकार से किया जाएगा। ये एक्चुअल में है न्यायिक पुनरावलोकन। जो आर्टिकल 13(1), 13(2), 13(3) पढ़े हैं वो तो अलग है। 13(4) जो देखे हैं वो है कि विधि बनाकर किसी के मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता। हाँ, लेकिन संविधान में संशोधन करके किसी के मौलिक अधिकार को कम भी किया जा सकता है और पूरी तरीके से छीना भी जा सकता है, जैसे संपत्ति के अधिकार को छीना गया है। ठीक, तो कैसे न्यायिक पुनरावलोकन होगा ये देख लिए आप। ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत। आगे की क्लास में हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत आने वाले आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक का देखेंगे। पूरा का पूरा भी ये पूरा सीरीज चलते रहेगा, याद रखिएगा। मेन पोर्शन हम ये कर रहे हैं संविधान का, और हो सकता है आपको कोई बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट सुनने को मिले छत्तीसगढ़ के लिए, तो वो बहुत जल्दी मैं आपके सामने उसको रखने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।